हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष और आज एक आर्टिकल मेरे सामने आया न्यूज़पेपर का, जिसमें कि कहा जाता है कि लगभग एक ऐसी कॉमन चीज़ अपन लोग इंडियंस इस तरह के कॉमन चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं खाने में, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है। लगभग 20 लाख लोग हर साल मर रहे हैं, वो भी इस चीज़ को खाने पे। तो क्या है वो, इसके बारे में हम बात करेंगे और ये कहाँ से आया, इसका पूरी हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है एंड इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं एंड क्या क्या ये इफ़ेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी को। इस पे हम अच्छे से गहरी चर्चा करेंगे, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो इस चीज़ के बारे में, ये आपको बहुत ज़्यादा लाइक बहुत कॉमन है, आपके हर किसी के किचन में मिल जाएगा। एंड ये चीज़ है रिफाइंड ऑयल, यानी रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल भी कहते हैं, या फिर आप इसे सॉर्ट ऑफ खाने का तेल, हेल्दी ऑयल के नाम से आजकल मार्केट किया जाता है इसे। तो ये जो ऑयल है, ये कहाँ से आया है, इसका क्या सिग्निफिकेंस हो रहा है अपने बॉडी पे, कि भाई ये मतलब बर्बाद किए जा रहा है अपनी बॉडी को, और ये इतनी ज़्यादा डेथ्स क्यों कॉज कर रहा है, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप क्या क्या इसके अप्रोच, मतलब क्या अल्टरनेटिव्स हैं एंड किस तरह से आप इसे मैनेज कर सकते हैं, इस पे अपन बात करेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं कि जो वेजिटेबल ऑयल है, जो रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल है, ये आया कब, ठीक है। क्योंकि अगर आज से 200 250 साल पहले अगर आप बात करते हैं, तो आपको कहीं भी रिफाइंड ऑयल नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी हिस्ट्री बुक्स में, या कोई आपको कहे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट भाई साहब छोले भटूरे खाते थे मस्त फॉर्च्यून के तेल में डुबा के, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये रिफाइंड ऑयल आया कहाँ से, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं लगभग 1800s के आसपास के टाइम की। तो 1800 के जो टाइम पे, 1800s के टाइम पे वेस्टर्न जो कंट्रीज थी, जो वेस्ट साइड की कंट्रीज थी, जैसे अमेरिका हो गया सिग्निफिकेंटली, ये लोग एनिमल सोर्सेज से अपना फैट इंटेक करते थे। मतलब कि लार्ड करके एक होता है, लार्ड, टैलो, इस तरह की चीज़ें जो मतलब एनिमल्स से डिराइव होती है, जो बोलते हैं ना जानवर की चर्बी, जानवर की चर्बी से ये अपना फैट डिराइव करते थे और उससे फिर अपना खाना पका के खाते थे। एंड साथ साथ बटर, बटर लाइक वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है काफ़ी सालों, मतलब हज़ारों सालों से, आई थिंक कब से बटर एक ऐसी चीज़ है जो कि लगभग हर जगह खाई जाती है। तो बटर हो गया और एनिमल फैट्स हो गए। अब ईस्टर्न साइड पे बात करते हैं, जो ईस्ट साइड हो गया अपना एशिया कंट्री, हो एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, इंडिया जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिया में कोकोनट ऑयल, ठीक है, पाम ऑयल, इंडोनेशिया में पाम ऑयल अभी भी खाया जाता है। सबसे ज़्यादा मतलब पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई पाम ऑयल की इंडोनेशिया से आती है। पर अभी वो अनहेल्दी है, पहले लोग खाते तो हेल्दी है। तो क्या डिफरेंस आया है, इस पर एक बार पर थोड़ा सा आगे बात करूँगा मैं। मस्टर्ड ऑयल हो गया, अपना तिल का तेल हो गया, ये सारी ऐसी चीज़ें, घी हो गया, ये सब पहले मतलब कई 200 300 कितने सालों से खाए जा रहे हैं एंड इससे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई है हार्ट पे, या फिर कोई रिसर्च ऐसी बताती हो कि भाई घी खाने से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो किसी बंदे को, ऐसा कभी देखा नहीं गया है अभी तक के। एंड अब बात करते हैं कि भाई ये फिर जो अपना वेजिटेबल ऑयल है, ये आया कहाँ से। तो ये शुरुआत होती है 1858 के अराउंड। 1858 पे एक रेवोल्यूशन आया था वेस्ट साइड में, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल एज, उसको कंसीडर करते हैं। इस पे क्या हुआ कि यार बहुत सारी इंडस्ट्रीज का, आई थिंक क्या कह सकते हैं, इन्वेंशन तो गलत वर्ड हो जाएगा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज का बनना चालू हुआ। एंड जैसे कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होती है तो मशीन्स लगती हैं एंड मशीन्स को रन करना रहता है। एंड मशीन्स रन करने के लिए आपको चाहिए कोई एक लुब्रिकेंट। आपने देखा होगा जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसमें ग्रीस डालते हैं, ऑयल डालते हैं, ऑयलिंग होती है, ग्रीसिंग होती है एक प्रॉपर। तो वो लुब्रिकेंट होते हैं जो कि मशीन को स्मूथली रन करने पे और ऑपरेट करने पे मदद करते हैं। तो उस टाइम पे जो मशीनरीज रन होती थी, वो होती थी व्हेल ऑयल से। व्हेल मतलब जो मछली होती है बहुत बड़ी, समुद्र में व्हेल मछली आपने सुनी होगी। इनको पहले मारा जाता था, फिर इनकी बॉडी से जो चर्बी होती थी इन्हें निकालते थे, फिर इन्हें गर्म करके एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करते थे और मशीन्स रन करते थे। फिर उस टाइम पे जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही थी, तो जो कॉटन का प्रोडक्शन है, मतलब कॉटन की यूसेज है,
कॉटन की डिमांड, कॉटन से बनने वाली चीज़ों की डिमांड हो गई, फैब्रिक हो गया, टी शर्ट्स हो गई, पहनने की जो भी चीज़ें हो गई, शर्ट्स होती थी उस टाइम, सॉरी। तो ये सब बनने के लिए कॉटन रॉ आता था। तो जो रॉ कॉटन आपने देखा होगा कभी, एक बीज होता है और उसके आसपास फाइबर्स होते हैं। जो बीज होता है उसे वो निकाल के अलग कर देते थे। अब किसी का दिमाग चला कि यार ये जो कॉटन सीड होता है, इसे फेंकने की जगह हम इसे अगर प्रेस करते हैं तो इससे ऑयल निकलेगा, और इस ऑयल को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी मशीनरीज पे। तो चीज़ें मतलब मतलब रिसाइकल टाइप का हो गया, मतलब वेस्ट नहीं जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले मतलब कॉटन सीड ऑयल इधर आया, मतलब क्या कह सकते हैं, इस दुनिया में उसकी प्रोडक्शन हुई। उससे पहले कॉटन सीड ऑयल नाम की कोई चीज़ नहीं थी, या कोई चीज़ नहीं खाया जाता था। अभी खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ इन्वेंशन हुई है। अब 1-2 साल ये चीज़ें चली, कॉटन सीड ऑयल को थोड़ा सा यूज़ किया गया। फिर थोड़े टाइम बाद एक चीज़ डिस्कवर हुई जिससे मतलब बहुत बड़ा, ग्लोबली बहुत बड़ा चेंज आया। वो था अपना फॉसिल फ्यूल में लाइक पेट्रोल, डीजल एंड ऑल दैट। तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, अब लोगों ने देखा कि यार इसका पोटेंशियल ज़्यादा अच्छा है, तो इसे यूज़ करते हैं, एंड फिर मशीन्स में इसे यूज़ करने लगे। कॉटन सीड ऑयल एक तरह से कुछ सालों के लिए थोड़ा सा शांत हो गया, ज़्यादा उसकी डिमांड नहीं होती थी। एंड अब उस टाइम पे लगभग 1870 1880s के अराउंड एक कंपनी थी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, P&G कंपनी आपने सुनी होगी। ये जिलेट हो गया, एरियल, टाइड, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये अभी भी आप देखते हैं। P&G एक पेरेंट कंपनी है, उनके सब ब्रांड्स हैं जो कि चलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उस टाइम पे प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो P&G कंपनी थी, तो उनका ओरिजिनल काम था सोप बनाना, मतलब वो साबुन बना के बेचते थे। वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साबुन बनाकर बेचते थे। उसमें जो सोप बेस होता था, ठीक है, वो होता था अपना जो मॉइस्चराइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, वो होता था कोकोनट ऑयल या फिर पाम ऑयल, ठीक है। तो ये उनको थोड़ा सा महंगा पड़ता था, लाइक इंपोर्ट करना। उस टाइम पे एयरप्लेन्स होते नहीं थे, तो शिप के थ्रू आता था इतना, तो टाइम लगता था काफ़ी, एंड डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई भी करना था। तो इन्होंने एक टेक्निक भी सीखी थी उस टाइम पे, वो था हाइड्रोजनेशन। मतलब उस टाइम पे इन्वेंशन हुआ था हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल करते हैं। तो उन्होंने ये थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं उस टाइम पे हाइड्रोजनेशन थोड़ा सा सीखा था। अब इनके दिमाग में आया कि यार एक काम करते हैं, जो कॉटन सीड ऑयल है ये हमें थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा, इसका हाइड्रोजनेशन कर देते हैं और इसे अपन मतलब सोप में यूज़ करेंगे, एंड थोड़ा किफ़ायती पड़ेगा अपन को, मतलब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने की बात हो रही थी। इन लोगों ने इसी तरह से ये चीज़ अप्लाई की, उन्होंने कॉटन सीड ऑयल को यूज़ करना चालू किया। फिर इनके दिमाग में थोड़ा सा एक ख्याल आया कि यार एक काम करते हैं ना, अपन एक एक बहुत ही लंबा गेम खेलते हैं। अब देखिए उन्होंने क्या किया, एक आइडिया आया उन्हें, ये कॉटन सीड ऑयल है, ये चीप है, मतलब थोड़ा सस्ता है, और इजीली अवेलेबल हो पा रहा है, क्योंकि कॉटन का जो मेन जो फाइबर फैब्रिक का काम वो तो होता ही रहता है। कपड़े तो लोग पहनेंगे, ये सीड बच जाते हैं, इन सीड्स को लेंगे अपन, इनको अपन ने प्रोसेस किया, ऑयल निकल जाएगा, कॉटन सीड ऑयल अपन बेचने लगते हैं। तो इन्होंने एग्जैक्टली ये किया, एक क्रिस्को नाम का इन्होंने एक ब्रांड, सब ब्रांड जिसको बोलते हैं, P&G ने एक सब ब्रांड निकाला, क्रिस्को, ठीक है, क्रिस्को वेजिटेबल ऑयल। अब ये बहुत ज़्यादा हेवीली एडवर्टाइज हुआ। इस पे इनका मतलब एडवर्टाइजमेंट के की पॉइंट्स ये थे कि ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, पहली बात, सस्ता है, जहाँ सस्ता वर्ड सुना जनता पागलों की तरह दौड़ जाती है, सस्ता सस्ता। एंड फिर इस तरह से एडवर्टाइजमेंट की गई कि भैया बटर को, जैसे बटर निकालने के लिए चर्निंग करना पड़ता है, चर्निंग मूवमेंट होती है, वो आपको नहीं करनी पड़ेगी, लेडीज़ को काफ़ी आसानी होगी अब खाना बनाने में, ये सारी चीज़ों में। तो इन लोगों ने इस तरह से क्रिस्प ऑयल को बहुत अच्छे से हेवीली प्रमोट किया और ये इस तरह से चला। अब P&G कंपनी ने एक और अल्टरनेट उस टाइम पे ढूंढा कि भाई सोयाबीन ऑयल होता है, ये कॉटन सीड से भी सस्ता पड़ेगा, तो इन लोगों ने फिर सोयाबीन ऑयल बेचना चालू कर दिया। अब एक चीज़ थोड़ा सा आपके दिमाग में शायद आ रहे हो या फिर हो सकता नहीं आता, मैं बताता हूँ कि जो सीड ऑयल्स होते हैं ना, वो एक्चुअली में होते पॉली अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या प्यूफा, जैसे आपने सुना होगा, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, ये हेल्दी फैट्स में आते हैं, ये बॉडी को नुकसान नहीं करते। पर जैसे ही आप इस पे थोड़ा सा रिएक्शन करते हैं, जैसे आप इन्हें केमिकली प्रोसेस करते हैं, आप इनका सॉर्ट ऑफ हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो ये सैचुरेटेड फैट पे कन्वर्ट हो जाते हैं। सैचुरेटेड फैट
की सबसे बड़ी फसाद की जड़ है, जो कि आपके आर्टरीज में क्लॉग होता है, जो आपके हार्ट ब्लॉकेज हो रहे हैं, जो आपको दिक्कतें आएँगी या आ रही हैं, ये सैचुरेटेड फैट्स का ही किया करा हुआ है। तो एक उस टाइम पे लगभग 1924 के अराउंड, ठीक है? अभी लगभग कितने 40 साल होने को आ गए क्रिस्को ब्रांड जिस फल फूल गया है, 1819 चालू हुआ, 1990 के अराउंड कुछ, एंड इस चलते-चलते 1920 1924 की बात कर रहा हूँ मैं। अब थोड़े से ना हार्ट इश्यूज़ थोड़े से बढ़ रहे थे लोगों में। लोगों को थोड़ा-थोड़ा देखने लगे कि जनरल पब्लिक में हार्ट के इश्यूज़, हार्ट अटैक्स थोड़े ज़्यादा प्रेवलेंट हो गए, अचानक थोड़ा-सा राइज़ आया है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बॉडी को इंट्रोड्यूस किया जिसे कहते हैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। ये अपने नाम से ही जस्टिफाई करता है कि जितने भी हार्ट रिलेटेड, कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड जो भी डिज़ीज़ होती हैं, इनके ऊपर ये ट्रैक करता है कि क्यों हो रही है, इनका सोर्स क्या है, और इनका ये एक तरह से आइडियलिटी थी कि इस तरह से गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे कि भाई आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना। तो अब देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे करप्शन देख सकते हैं। पीएनजी कंपनी थी, पीएनजी कंपनी ने काफ़ी उठ चुकी थी 30-40 साल में। इन्होंने क्या किया, $1.5 मिलियन, $1.5 मिलियन बहुत बड़ी अमाउंट होती है 1920 के टाइम पे, आप सोच सकते हो। $1.5 मिलियन, $1.5 मिलियन इन्होंने अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वालों को एक तरह से ब्राइब कहो, घूस कहो, इस तरह से दी और कहा कि भैया हमारा जो ये क्रिस्को ब्रांड है, ये इसको आप इस तरह से गाइडलाइंस इस तरह से बताइए कि ये एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है एनिमल फैट्स के कंपेयर में। जो एनिमल फैट्स से कंपेयर में ये बहुत अच्छा इसके इफ़ेक्ट्स है हार्ट में, और इस तरह से भाई आप इसे सेल करिए। एंड ऑब्वियसली ये बिक गए, एएचए बिका, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बिक गए वो लोग, उन्होंने ऐसी गाइडलाइंस निकाल दी। अब क्या हुआ कि लगभग थोड़े टाइम बाद 10-15 सालों में अचानक से थोड़ा ज़्यादा राइज देखने को मिला, हार्ट फेलियर्स, हार्ट के रिलेटेड मतलब क्लॉग्स होने लगे, एथेरोस्क्लेरोसिस जिसे बोलते हैं, प्लेग होना, आर्टरीज में थक्का जम जाना, ये सारी चीज़ें, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थोड़ा-सा हाइपरटेंशन खासकर थोड़ा-सा प्रेवलेंट हो गया। तो लोग समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ हम ऐसा खा रहे हैं जो कि हमें नहीं खाना चाहिए। एंड कुछ उस टाइम पे कुछ रिसर्चर्स हो गए, कुछ साइंटिस्ट हो गए, इन लोगों ने भी इंडिविजुअली एक तरह से हाइपोथेसिस दी कि भाई ये चीज़ें आप जो खा रहे हो, ये खासकर जो हेल्दी ऑयल के नाम पे आप जो चीज़ें खा रहे हो, ये ही सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। पर ये उतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं हुआ, मतलब इतना ज़्यादा प्रचार नहीं हुआ। ऑब्वियस सी बात है यार, तुम इतनी बड़ी कंपनी से अगर ऐसा लड़ोगे या कहोगे कि भाई तुम ज़हर बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली वो तुम पे अलग-अलग लीगल केस हो गए, या फिर तुम्हारा मुँह बंद करने के पैसे खिला देगी, या फिर धमकी देगी, जो भी सामान्य भर की चीज़ें हो सकती है, वो ट्राई करती है। तो वैसे ही हुआ कि ये रिसर्चेज़ या ये हाइपोथेसिस उतनी ज़्यादा एक्चुअल कन्फर्म रिज़ल्ट के तौर पे नहीं आई जनरल पब्लिक पे, या जनरल पब्लिक को थोड़ा-थोड़ा कुछ लोग को समझ में आ गया कि भाई अपन जो ये फैट खा रहे हैं, खासकर ये वेजिटेबल ऑयल, ये अपने लिए नुकसानदायक है। पर अब देखिए प्रेज़ेंट कंडीशन देखिए, 1920s मतलब 1940s से अभी तक के, अभी अपन को लगभग 80-90 जितने भी साल हो चुके हैं। अब आप देखिए, अभी अगर मैं भारत की बात करता हूँ, इंडिया में लगभग हर घर पे, ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसे कोई ठेला नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ नहीं किया जाता हो, और बहुत धड़ल्ले से यूज़ होता है। इसीलिए आप देख सकते हैं, अभी आपको कहीं न कहीं आप सुन रहे होंगे रिसेंट टाइम्स में कि 16 साल के लड़के को, 12 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ रहा है। हाँ, हार्ट के डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गए हैं। हर किसी के, हर दूसरे बंदे को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। हाँ, किसी को लाइक हार्ट अटैक आ रहा है 50 की एज में या 40 की एज में, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि कॉमन नहीं है, या मतलब फिजियोलॉजिकली ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो ये न्यूज़पेपर आर्टिकल आया है कि इसी बारे में बात करता है कि इसे मौत का तेल, डेथ ऑयल के नाम से इन्होंने सच एडवर्टाइज तो नहीं, सॉरी, मतलब इस तरह से लेबल किया है कि जो रिफाइंड ऑयल है उससे हर साल 20 लाख लोग की डेथ होती है एनुअली, और ये इंडिया का सबसे बड़ा कॉज बन गया है डेथ्स का। मतलब 20 लाख लोग मर रहे हैं इस एक कारण से, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। एंड क्या-क्या और इश्यूज़ हो सकते हैं अगर डेथ नहीं है तो हार्ट अटैक हो गया, हार्ट ब्लॉकेज हो गया। अगर किसी को, इस आर्टिकल के हिसाब से कहते हैं कि अगर किसी को एंग्ज़ायटी है या एंग्ज़ायटी रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो रहे हैं,
तो ये सिम्पटम एग्जैगरेट करेगा, उसे और बढ़ा देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। डिप्रेशन को ये कॉज़ कर रहा है, ऐसा इनका कहना है। फिर अगर आप बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल कंज़्यूम, मतलब ये जो तेल है, इसे बार-बार रीहीट करते हैं, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये ना बहुत गाढ़ा-सा हो जाता है। ये एक तरह से चिपचिपा-सा हो जाता है। अब आप सोचिए कि यार ये चीज़ इतनी चिपचिपी, जब आप बाहर से टच करते हैं एकदम स्टिकी सा हो जाता है। तो ये आपके आर्टरीज़ क्लॉक को क्या नुकसान करेगा, आप खुद सोच सकते हैं। आपके आर्टरीज़ क्लॉक को, मतलब आर्टरीज़ को क्लॉक कर देगा ऑब्वियसली। एंड जो इससे इनका ये भी कहना है कि इससे कैंसर होता है। आई थिंक बहुत ज़्यादा, लाइक 99% चांसेस से कैंसर होता होगा, क्योंकि जो ऑयल्स को ये रिफाइन करते हैं ना, रिफाइन करा जा रहा है, ठीक है? इस पे इतने केमिकल्स डालते हैं। जो नेचुरल ऑयल होता है, अगर तुम किसी नेचुरल ऑयल को सूंघोगे ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। उस स्मेल को ये पूरी तरह से केमिकली, मतलब हटाएँगे, उसपे केमिकल्स मिलाएँगे, डिओड्राइज़र्स मिलाएँगे, अलग-अलग इस तरह के एजेंट्स मिलाएँगे जो कि इसे स्टेबल रखें। एंड फिर इसमें कुछ विटामिन्स डाल के इस तरह से एडवर्टाइज़ करते हैं कि भैया इसमें बहुत विटामिन ई है, बहुत अच्छा है हार्ट के लिए। ये मतलब बहुत ही वाहियात चीज़ है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि यार कुकिंग ऑयल्स, खासकर रिफाइंड कुकिंग ऑयल्स बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा हेवीली दिक्कत कर सकते हैं बॉडी को, और करते भी हैं, वेरी ऑब्वियस। एंड अब आप कहें कि यार कुछ लोग कहते हैं इसे बहुत मॉडरेशन में 1 चम्मच तेल खाओ, 2 चम्मच तेल खाओ। मैं कहूँगा कि यार ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, अगर आप कर सकते हैं तो, कि आप उससे ज़्यादा, मतलब कचरा खाने से अच्छा आप हेल्दी अल्टरनेटिव्स पे जाओ। हेल्दी अल्टरनेटिव्स कौन से हो गए? हाँ, मस्टर्ड ऑयल, मतलब राई का तेल, सरसों का तेल सॉरी, ठीक है? सरसों का तेल हो गया, इस पे खाना पकाइए। घी हो गया, घी बहुत बहुत शानदार चीज़ है घी। हाँ, कोकोनट ऑयल, साउथ इंडिया में भी कोकोनट ऑयल काफ़ी प्रेवलेंट है। हाँ, फिर आता है तिल का तेल, अ, कैस्टर ऑयल, ये सारी मूँगफली का तेल, ये जितनी भी कोल्ड प्रेस ऑयल्स है ना, कोल्ड प्रेस का मतलब होता है कि यार आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मूँगफली ली, मूँगफली को आपने मैकेनिकली, ऐसा जो बोलते हैं ना, कूटा या सॉर्ट ऑफ कूट दिया आपने, और उस कूटने के बाद आपने उसे मसला एक क्लॉथ में, और एक जो तेल निकला वो हो गया कोल्ड प्रेस ऑयल। तो इसमें आपने केमिकली इसमें किसी भी तरह का कोई आपने इसमें छेड़खानी नहीं की है कि आपने इससे कोई केमिकल डाल दिया और तेल निकल आया, या आपने कुछ ऐसा सॉर्ट ऑफ ऐसी कोई रिएक्शन की है कि जिससे इसके इस तेल की प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंज आया। ये न्यूट्रिएंट से भरा रहता है, मिनरल से भी भरा रहता है, और ये काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, खासकर बच्चों के लिए। एंड स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा एक रीज़न होता है कि स्किन को बहुत अच्छे से रखते हैं अपने हेल्दी फैट्स, बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड करते हैं हेल्दी फैट्स। तो इन चीज़ों को खाइए। एंड इसी के साथ आज का ये टॉपिक जो है, ये ख़त्म करता हूँ मैं। एंड होपफुली, आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, काफ़ी लंबा गैप हो गया इस वीडियो के बीच में। लास्ट वीडियो से 1 महीने हो चुके हैं। एंड अभी शिफ्ट भी किया है मैंने, थोड़ा-सा बैकग्राउंड देख सकते हो, कुछ पोस्टर्स अलग-अलग। और इसी के साथ जुड़े रहिए, अलग-अलग रिसर्च टॉपिक्स मैं आपके सामने लाऊँगा, हेल्थ से रिलेटेड हो गई, एंड हो सकता है मोटिवेशन से रिलेटेड एक मेंटल हेल्थ के ऊपर भी मैं कुछ चीज़ें चालू करूँ, जिसमें बुक्स के बारे में रिव्यू कर रहा हूँ आपकी सॉरी, ओवरऑल ग्रोथ के बारे में मेरा थोड़ा-सा फ़ोकस रहेगा। मेरी खुद की पर्सनल ग्रोथ के ऊपर भी मेरा फ़ोकस रहेगा। सो इसी के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है हर्ष, और बाय-बाय। जय हिंद।